हाँ जी, गुड इवनिंग। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दो फटाफट, जितने भी लोग लाइव हैं। और बताइए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताएं जरा। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे। मोहित, गोविंद, जो लोग भी आ चुके हैं एक बार बताएं फटाफट। कोई बात नहीं, लेट लग गई तो क्या दिक्कत है। ये न्यू बैच है ना, ये क्लास नंबर हमारी सेकंड है ना। चलिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सभ्यता 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक चलेगी। इस सभ्यता में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ चुके थे कि इसकी खोज कैसे हुई। हम लोगों ने इसका नामकरण पढ़ लिया था कि क्या था नाम, कैसे पढ़ा। हम लोगों ने इसका कार्यकाल पढ़ लिया था, और हम लोगों ने इसका विस्तार पढ़ लिया था। बताओ, ये कर लिया था ना। अब फटाफट बता दो एक बार कमेंट करके, इतना ही किया था या आगे भी किया था, बताइए फटाफट। वॉइस नहीं आ रही थी तब, अब तो आ रही है ना। ओके, न्यू स्टूडेंट, आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? बताएं एक बार। आवाज आ रही है क्या? कमेंट करके बताओ एक बार। ओके, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये क्या हो गया, विस्तार। देखिए जी, विस्तार हो चुका। अब देखते हैं विशेषता। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? पहली विशेषता कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। भारत की पहली शहरी सभ्यता, जो कि योजना से बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, एक प्लानिंग से बनाई गई सभ्यता। इस सभ्यता में हमें कैसे पता लगा कि प्लानिंग से बनाई गई है? क्योंकि आपको हर शहर या तो वर्गाकार मिलेगा या आयताकार मिलेगा। सिंधु सभ्यता का हर शहर आपको या तो वर्गाकार या आयताकार, यानी प्लानिंग से बनी हुई सभ्यता है। इस सभ्यता की पहली विशेषता तो यही है। दूसरी विशेषता, यहां के जो शहर हैं वो दो भागों में है। हर शहर के आपको दो भाग मिलेंगे, एक शहर का ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। ऊपर का भाग यानी उच्च नगर, और नीचे का भाग यानी निम्न नगर। शहर के दो भाग मिलेंगे, एक उच्च नगर, एक निम्न नगर। उच्च नगर में इस पूरे शहर के ऊपर के भाग में एक फोर्ट होगा, यानी किला, तुर्क, जिसमें राजा रहेगा। ऊपर के भाग में ही बड़े बड़े सभागार,
बड़े बड़े अन्नागार और बड़े बड़े स्नानागार। यानी ऊपरी शहर में सभाएं होंगी, अनाज रखेंगे, लोग स्नान करेंगे। नीचे के भाग में होगा जनता का निवास, आम जनता का निवास नीचे के भाग में होगा। हर शहर की दो भाग, ये भी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता, सिंधु सभ्यता की सड़कें पक्की, चौड़ी व समकोण पर काटने वाली। पक्की, चौड़ी व समकोण पे काटने वाली सड़कें हैं सिंधु सभ्यता की। सारी सड़कें 90 डिग्री पे काटती हैं। नाइन्टी डिग्री पे काटने वाली सड़कें हैं सिंधु सभ्यता की। अगली विशेषता, सिंधु सभ्यता के घर, ये तो मैं पूरी सभ्यता की विशेषता बता रहा हूं। सिंधु सभ्यता के घर पक्के, हवादार, और एक बड़ी विशेषता, किसी भी घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं है। घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। ये भी एक सिंधु सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, तो ये थी सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। एक बार आप लोग विशेषताओं को नोट करो, उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, फटाफट बताओ यहां तक। डन, मतलब अगला पॉइंट भी हो गया विशेषता। अब अगला जो पॉइंट होगा वो होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। मेन मेन जो शहर है हम वो देखेंगे, कहां से क्या क्या मिला। एक एक शहर के बारे में हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बताएं जरा। टाइम पर क्लास लिया करो जी, मैं तो अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट, ओके ओके, लिखो लिखो, बहुत बढ़िया। आज क्लियर है, बताएं। चलिए जी, उसके बाद देखिए प्रमुख स्थल, मतलब एक एक पॉइंट हमें क्लियर करना था। कल यहां तक हो गया था, आज ये हो गया। अभी ये कॉमन बात है, मतलब हर शहर में आपको ये बात मिल जाएगी। जिस शहर की अलग से कोई बात होगी वो शहरों के साथ देखेंगे हम। देखिए जी, अगला जो पॉइंट है वो है प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखिए जी, सबसे पहले मोहनजोदड़ो। सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से इसकी खास बात, मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में खोजा गया शहर। खोज आपको दो ही याद रखनी है, शुरू के दोनों की।
और इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। ये शहर पाकिस्तान में मिला है, सिंधु किनारे। सिंधु सभ्यता का राजधानी शहर है ये। राजधानी स्थल सिंधु सभ्यता का। यहां से सबसे बड़ा अन्नागार मिला। यानी अनाज का भंडारण। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है जिसमें अनाज का भंडारण करते होंगे। यहां से सबसे बड़ा स्नानागार मिला। सबसे बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथरूम। यहां से दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। यहां से इसके अलावा जो मिला है, एक मोहर मिली है। तीन सींग वाले देवता की। ऐसा माना गया है कि कोई देवता होगा जिस पे तीन सिंह दर्शाए गए हैं। एक ऐसी मोहर जिसमें एक देवता बैठे हुए हैं, जिनके सिर पे तीन सिंह दर्शाए गए हैं। इनके ऊपर बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं और इस मोहर के नीचे बहुत सारे पशुओं के चित्र हैं। जैसे इधर हिरण नीचे की लाइन में, और चारों दिशाओं में चित्र, बाघ, हाथी, भैंसा और गेंडा। अब ये पशु इतने सारे हैं, इसका मतलब तीन सिंह वाले देवता को इतिहासकारों ने माना कि हो सकता है ये पशुपतिनाथ हो, उस जमाने के पशुपतिनाथ देवता हो। तो पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो मेन चीज मिली है, कांस्य की नर्तकी। कांस्य धातु की एक नर्तकी, डांसिंग गर्ल, डांस करती हुई मुद्रा में एक लड़की की फोटो मिली है, मतलब मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य धातु की है। इस मूर्ति की पहचान ये है कि इसकी नाक चपटी है। देखो भाई, एचएसएससी के हिसाब से बता रहा हूं सब। आंख मोटी है। हाथों में चूड़ियां हैं। राइट हैंड में, ये वाला जो है ना राइट, 4 चूड़ियां, और लेफ्ट में 25 चूड़ियां। टोटल 29 चूड़ियां इसने पहन रखी है जी। 29 चूड़ियां। ठीक है। ये सब हमें मिला केवल एक शहर मोहनजोदड़ो से। लिखो इसको।
बताइए जरा। लिख रहे हो सारे? यह है पहला शहर। हो गया? चलिए आगे। उसके बाद सबने कर लिया क्या? बाकी भी करो भाई, सारे बताओ एक बार कमेंट करके, जो लोग भी फिलहाल क्लास देख रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे। मोहित कर लिया भाई? उसके बाद देखिए जी अगला शहर, दूसरा शहर, हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी किनारे, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। ये भी सिंधु सभ्यता की कैपिटल साइट है, राजधानी स्थल है, जो कि सबसे पहले खोजा गया था 1921 दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा से जो मेन चीज मिली है वो है एक कब्रिस्तान। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम रखा R37। R37 इसका नाम रखा है कब्रिस्तान का। इस कब्रिस्तान में करीब करीब 57 शव मिले हैं। 57 शव मिले हैं, 57। शवों को दफनाने का तरीका नॉर्थ में सिर, साउथ में पांव। यह है हड़प्पा। अगली साइट चहुंदड़ो। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु किनारे। सिंधु नदी के किनारे है। यहां से मनके का कारखाना मिला, मनके बनाने का कारखाना मिला, यहां से फैक्ट्री मिली। इसके अलावा यहां से ढेर सारा श्रृंगार का सामान मिला, इंक पोट मिली, स्याही की दवात, और इसके अलावा यहां से लिपस्टिक मिली। बताओ उस जमाने में भी। और एक हाथी खिलौना। ये सब हमें मिला चहुंदड़ों से। चहुंदड़ों का जो ऊपरी भाग था ना,
2 भाग तो हर शहर में है। ऊपरी भाग में कोई दुर्ग नहीं मिला। ऊपरी भाग में कोई दुर्ग नहीं मिला, कर लो इसको नोट। गोल्ड कॉइन्स तो सब इकोनॉमी में देखेंगे बाद में, ये तो हर जगह मिले हैं, कॉमन बातें। लेडीज तो उस टाइम पे थी सर जी। ये आपने श्रृंगार का सामान देखने के बाद, क्या बात है। बताइए जरा। आज सर्दी बहुत है भाई, क्लास लंबी नहीं लेंगे आज, ठीक है। लिखा नहीं जा रहा, इतनी ठंड हो चुकी है। ठीक है गोविंद, चलिए, हो गया। करो फटाफट, दोनों शहरों को लिखो। ये पाकिस्तान के हैं, अब हिंदुस्तान के देखेंगे, फेमस फेमस। क्लियर, कर लिया ना। देखो जी आगे, लिखा नहीं है क्या अभी? बताओ फटाफट। दुर्ग, किला, फोर्ट। छोटे किले को बोलते हैं दुर्ग।
डन। चलिए आगे। उसके बाद देखिए जी, चौथे नंबर पे हम पहुंचते हैं गुजरात। धोलावीरा, ये साइट गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल, सबसे सुंदर स्थल यही है जहां से खेल का मैदान मिला। एक ग्राउंड मिला है खेलने के लिए, जहां से हमें एक सूचना पट मिला, सूचना बोर्ड मिला है जिसपे कुछ सूचना लिख रखी है। मतलब एक ऐसे ही बोर्ड मिला जिसपे कुछ लिख रखा है, टोटल 10 अक्षर है उस पे। ये नहीं मालूम कि क्या लिख रखा है क्योंकि इनकी भाषा कोई समझ नहीं पाया अब तक। धोलावीरा में पानी का प्रबंध सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा मिला है। 5वें नंबर पे आप देखिए लोथल। लोथल जो साइट है वो गुजरात में और सिंधु सभ्यता की एक सी पोर्ट हुआ करती थी, यानी बंदरगाह। बंदरगाह या फिर पतन, या फिर वहां की स्थानीय भाषा में बंदरगाह को गोदीवाड़ा कहते हैं। सी पोर्ट, बंदरगाह, पतन या गोदीवाड़ा लोथल थी। लोथल से चावल और बाजरे के अवशेष मिले हैं। लोथल से हवन कुंड मिले। लोथल से कौवा और लोमड़ी के साक्ष्य मिले। ये चित्र मिले हैं दीवारों से, कौवा और लोमड़ी के। लोथल से युगल समाधि मिली, कपल ग्रेव, यानी मेल फीमेल दोनों को साथ में दफना रखा है। एक ऐसी कब्र जहां मेल फीमेल दोनों को साथ में दफना रखा है। ठीक है, तो ये सब मिला है हमें लोथल से, कीजिए नोट इसको। क्लियर? बताओ सारे कमेंट करके।
क्लियर क्या? युगल समाधि मतलब मेल फीमेल दोनों को साथ में दफना रखा है एक ही कब्र में, एक ही कब्र में दोनों को साथ में दफना रखा है। ठीक है, कर लिया ना? उसके बाद देखिए जी, अगला शहर 5 हो चुके, छठे नंबर पे कालीबंगा। राजस्थान में है। यहां से कच्चे मकान, कच्ची सड़कें, जुते हुए खेत, व हल के साक्ष्य मिले। ग्रामीण जीवन मिला है मतलब रोपड़, पंजाब में सतलुज किनारे, वर्तमान में इसको रूपनगर कहते हैं। रूपनगर पंजाब में। यहां से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें आदमी और कुत्ता एक साथ दफना रखे हैं जी, आदमी और कुत्ता। ठीक है, 8वें नंबर पे राखी गढ़ी। ये हरियाणा के हिसार में है। ये भी उस जमाने का कैपिटल साइट हुआ करता था और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है। राखी गढ़ी से 11 टिल्ले मिले हैं। टिल्ले यानी माउंट, रेत के टिल्ले, उनके नीचे दफन मिला है सब कुछ, और उनमें से मिले हैं ज्यादातर कंकाल। कंकालों के पास से या तो बर्तन मिले हैं या श्रृंगार का सामान मिला है। ये तो अभी लेटेस्ट भी मिला था। और सिर्फ राखी गढ़ी के कारण, सिर्फ राखी गढ़ी के कारण सिंधु सभ्यता का नया नाम पड़ा सरस्वती घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये हो गए जी सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमुख शहर। मेन मेन शहर जो थे वो मैंने आपको बता दिए।
सरस्वती सभ्यता इसलिए नाम दिया क्योंकि जो सरस्वती नदी का प्राचीन स्ट्रक्चर है ना, वो राखी गढ़ी के आसपास का एरिया है। तो क्यों हम पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता नाम दें, जबकि हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे इतने साइट मिल चुके हैं। ठीक है, लिखो लिखो। बताएं जरा। चैप्टर खत्म कर देते हैं आज। क्लियर? जी वेरी गुड इवनिंग। देखिए चल के आगे, उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी। सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी, इन लोगों का मुख्य कार्य जो है वो पशुपालन था पहले नंबर पे। इन लोगों के पास सबसे पहला पशु था पालतू कुत्ता, भैंस, घोड़ा व अन्य। लेकिन इनका गाय से कोई परिचय नहीं था। गाय नहीं थी, बाकी सब थे। दूसरे नंबर पे उद्योग, ये लोग बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, वस्त्र बनाते थे, इन सब के उद्योग चलते थे। तीसरे नंबर पे कृषि, इन लोगों के पास गेहूं, जौ, चावल व कपास, बाजरा, ये सारी की सारी खेती ये लोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किसी प्रकार के कोइंस यानी सिक्के नहीं मिलते, तो इसलिए यहां पर चलता था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु ही देते थे, सिक्के नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब कि ऐसी लिपि जिसमें चित्र भी हैं और अक्षर भी हैं, भाव चित्रात्मक। लेकिन इसको लिखने का जो स्टाइल था ना, ये मान लीजिए पहली लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखी गई, दूसरी लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखी गई, फिर तीसरी लाइन में राइट टू लेफ्ट, मतलब यहां से वहां, वहां से यहां, दोनों तरफ से लिखी जाती थी। और इस तरीके के लेखन स्टाइल को कहा जाता है बाउस्ट्रोफिडन। बाउस्ट्रोफिडन या फिर दोहरा लेखन। सिंधु सभ्यता की लिपि दोनों तरफ से लिखी जाती थी और आज तक ये लिपि अज्ञात है, कोई नहीं पढ़ पाया जिसको।
आज तक ये अननोन है। ठीक है, इसके अलावा हम लास्ट में देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। कुछ मानते हैं कि बाढ़ आई होगी, कोई भी आपदा आई होगी प्राकृतिक, कोई भी महामारी फैली होगी कोरोना की तरह, और मेन जो कारण माना गया है, प्रमुख कारण माना गया है, आर्यों का हमला। ये आर्यों ने अटैक किया होगा, तब जाकर के सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। यानी ये हो गई इकोनॉमी, ये लिपि, और ये पतन। बताओ जी, कोई समस्या है तो कीजिए इसको नोट। बताइए जरा। लिखो इसको आराम से। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चैप्टर हमारा खत्म हो गया, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के लिए। जो ये आर्य आएंगे ना, इन्हीं की सभ्यता होगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।